हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस जनवरी महीने का तीसरा आईपीओ जो कि 20 से लेकर 22 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा, सैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके एक एक पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। और जो जीएमपी वगैरह के बारे में हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक अंदाज़ा है, सिर्फ रेफरेंस के लिए जान रहे हैं। जीएमपी के भरोसे आपको नहीं रहना है, ना इसके भरोसे आपको डिसीजन बनाना है। जो भी डिसीजन बनाना है आपको खुद को बनाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम इसका अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग इसका अंदाजा होगा। फिर जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको हाथों हाथ अपडेट्स वगैरह मिल जाते हैं, इसीलिए ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी सबसे पहले बात करें इसकी जीएमपी की, तो लेटेस्ट जो जीएमपी है 5 से लेकर 8% के बीच में लगातार मूव कर रही है। मतलब जीएमपी अभी कम बता रही है, 5 से लेकर 8% के बीच में। बहुत कम डिमांड है अभी इस आईपीओ की, और हाईएस्ट अभी इसकी डिमांड गई थी 12 से 15% के बीच में, तो वो वापस थोड़ी घट गई है इसकी डिमांड। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आएगी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। थोड़ा इश्यू साइज तो ठीक ही है, इस हिसाब से लग रहा है एंकर लिस्ट भी ठीक आने की उम्मीद है। फिर जानते हैं दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है लगभग सन 2015 के आसपास इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 11 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। ये कंपनी क्या करती है, तो ये लॉजिस्टिक और डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। अब सिंपल भाषा में आपको अगर समझाऊं, जैसे बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आपने देखी होगी, जैसे फ्लिपकार्ट है, आजियो है, मिंट्रा है, मीशो है। तो इनके जो पार्सल्स वगैरह वो डिलीवरी करना, और डिलीवरी होती है उसके बाद कोई रिटर्न भी करता है तो रिटर्न को भी पिकअप करना, तो वो ये कंपनी करती है। दूसरा होता है कि भाई ये जो फूड डिलीवरी वाले ब्रांड्स हैं, जैसे जोमेटो, जेप्टो वगैरह इस तरह के ब्रांड्स होते हैं, उनके लिए भी डिलीवरी करना। फिर इसके अलावा D2C ब्रांड आते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड आते हैं, लोकल शॉप्स वगैरह होती है, उनके लिए भी डिलीवरी वगैरह करने का ये कंपनी काम करती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया। आपके घर पे पार्सल आते होंगे, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते होंगे, तो सैडोफैक्स नाम आपने कहीं ना कहीं तो कभी कभार सुना होगा। नहीं सुना होगा तो अब सुन लेना, अब देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। साइड इफेक्ट्स जनरली आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ब्लू डार्ट के भी मिलते हैं, डिलीवरी के भी आते हैं, ई कार्ट के भी आते हैं, इस तरह से। और एक और मजे की बात यह है कि भाई इसका कोई भी खुद का ट्रक नहीं है, कोई भी खुद की बाइक नहीं है, कोई भी फ्लीट जिसको बोलते हैं। तो ये क्या कंपनी क्या करती है, जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, उससे ये अपनी डिलीवरी वगैरह इधर से उधर ट्रांसफर करती है। हाँ, इसके कुछ टच पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर मतलब इसका काम होता है, तो पैकिंग वगैरह कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता होगा, तो उसके टच पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं। प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू की बात करें तो एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी जो होती है, एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी ये अपने पास डिलीवरी आती है भाई, जो ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ से 69% का रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर क्विक कॉमर्स या फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स मतलब फटाफट से जो मिलता है अपने को, या फूड डिलीवरी जो हाथों हाथ 1-1.5 घंटे में मिल जाती है, वहाँ से 21% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और अदर लॉजिस्टिक सर्विसेज वगैरह जो लोकल शॉप्स वगैरह को जो भी ये प्रोवाइड करवाती है, वहाँ से 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ठीक है, ये प्रोडक्ट वाइज इसका रेवेन्यू है। मार्केट शेयर की बात करें भाई, ये जो डिलीवरी वाला बिजनेस है उसके अंदर ई कॉमर्स जो इसका स्पेशल बिजनेस है, वहाँ से 23% का मार्केट शेयर है इसके पास। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह ये जो कंपनियाँ होती है उनकी 23% जो मार्केट शेयर इसके पास है, और पहले 2022 के अंदर 8% था, तो मतलब अच्छी ग्रोथ दिखाई है इसने। और जो रिवर्स पिकअप होता है, रिटर्न पार्सल होते हैं, उसके अंदर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है। और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के अंदर भी जो ये फूड डिलीवरी वगैरह भी होती है उसके अंदर भी ये टॉप में आती है। और इसकी जो इनकम है 100% डोमेस्टिक इंडिया से ही है, एक्सपोर्ट से कोई इनकम नहीं है। 14,700 पिन कोड्स पर अपने ये डिलीवरी वगैरह कर लेती है। क्लाइंट्स की बात करें तो मीशो, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, जोमेटो, मिंट्रा, बिग बास्केट, इस तरह के इसके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। और इसमें बड़े क्लाइंट्स की बात करें तो मीशो और फ्लिपकार्ट काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं। जहाँ तक मुझे एक अंदाज़ा है तो वहाँ से 60% से ऊपर का रेवेन्यू ये 2-3 जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वहीं से आता है इसका। तो थोड़ा इसको डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा, बहुत सारे क्लाइंट्स और भी बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि 1-2 कस्टमर्स पर डिपेंडेंसी ना रहे।
बाकी क्या है कि अगर ई कॉमर्स बिजनेस में अगर थोड़ा धीमा पड़ता है तो इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि अभी ई कॉमर्स बिजनेस बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इनका भी बिजनेस मुझे लगता है अच्छा ही चलेगा। तो कंपनी की डिटेल्स हो गई, कंपनी का काम ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक और 2026 के 6 महीने के दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर अच्छी ग्रोथ है, 3 टाइम्स 3 गुना जैसी ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, 2 गुना, लगभग 2 गुना जैसी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2024 तक तो कंपनी लॉस के अंदर है, 2025 के अंदर हल्का सा प्रॉफिट दिखाया है। जनरली कंपनियां अभी देख सकते हैं कि भाई आईपीओ लाने से पहले थोड़ा प्रॉफिट दिखा देते हैं। 2025 के अंदर 6 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है और अभी 6 महीनों में 21 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। ये तो अच्छी बात है, बट देखिए आगे आने वाले 2-3 सालों में इसको अच्छा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तब जाके बात बनती है। और ये जो प्रॉफिट है इसके अंदर इसकी डिविडेंड इनकम, म्यूचुअल फंड से इनकम भी थोड़ी बहुत शामिल है, ठीक है ना। बाकी नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ है, रिजर्व्स इसके हाथ में बड़े हैं, 281 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स हैं। डेट बोरोइंग्स भी बड़ी, उधारी भी बड़ी है, 147 करोड़ रुपए के आसपास की उधारी है। बट आईपीओ के पैसे से कोई भी उधारी पे नहीं कर रहे, ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 का निकल कर आता है, मतलब डेट डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से देखें तो कंट्रोल के अंदर नजर आता है। बट देखिए कंपनी लॉस के अंदर है, इस साल प्रॉफिट के अंदर आई है। अगर मान लो डेट थोड़ा ज़्यादा होता तो ये जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल भी खराब नज़र आते हैं। तो लॉस के अलावा बाकी सारे आंकड़े अच्छे, जैसे रिजर्व्स अच्छे हैं, नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ है, डेट कंट्रोल के अंदर है, इसका थोड़े फाइनेंशियल्स ठीक ठीक हो जाते हैं। बट इसको 2-3 साल और देने पड़ेंगे अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव करने में, लगातार प्रॉफिट जनरेट करने में, वरना थोड़ा रिस्क हो सकता है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह कम है, 3% के आसपास, बहुत कम है। दोस्तों पेयर कंपैरिजन अगर देखें, इसकी वैल्यूएशंस अगर देखें, तो अभी देखिए एकदम से तो कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी प्रॉफिट के अंदर आई है। लगातार अगर प्रॉफिट के अंदर रहे तो एग्जैक्टली पता चलेगी इसकी वैल्यूएशंस क्या है, ठीक है। अभी तो भाई इसका प्रॉफिट भी कम है तो अर्निंग्स पर शेयर कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पीई भी ज़्यादा है। तो अभी पी जो है मतलब 950 से 1000 के बीच में जो निकल कर आता है इसका पी, 953 के आसपास का पी है, तो ये महंगा ही नजर आएगा। ब्लू डार्ट का है, इसका जो पीयर कंपेटिटर है उसका 50 का, डिलीवरी का है 195 का। डिलीवरी इस साल ही प्रॉफिट के अंदर आई है, बट ब्लू डार्ट लगातार प्रॉफिट के अंदर है। और ये कंपनी भी सैडोफैक्स, ये भी इसी साल प्रॉफिट के अंदर आई है, तो थोड़ी ब्लू डार्ट मजबूत है। हालांकि अगर रेवेन्यू वाइज देखें तो डिलीवरी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, 9500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। ब्लू डार्ट का 5700 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू है 2025 के अंदर, और सैडोफैक्स का 2500 करोड़ रुपए के आसपास का। तो सैडोफैक्स इनसे थोड़ी सी छोटी कंपनी है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखिए तो इसका प्राइस टू बुक है 8.97 का, अदर्स का है 3.35 से लेकर 8.21 के बीच में। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी महंगी है। बट मैंने आपको बताया कि अभी एग्जैक्टली आंकड़े आएंगे, एग्जैक्टली अपना प्रॉफिट जनरेट करते ही तब पता चलेगा। अगर लगातार ऐसा ही प्रॉफिट मार्जिन रहे तो ये महंगी ही वैल्यूएशंस है। अभी के लिए हम इसको महंगी वैल्यूएशंस ही लेके चलते हैं, और इस सेक्टर के अंदर ब्लू डार्ट थोड़ी ज़्यादा मजबूत है। तो फाइनेंशियली ठीक ठीक है, वैल्यूएशंस भी महंगी है, और फंडामेंटल्स वगैरह भी ठीक ठीक है, इतने कोई अट्रैक्टिव नहीं है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो 20 से 22 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 118 रुपए से लेकर 124 रुपए के बीच में 120 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज काफी बड़ा, 1907 करोड़ रुपए का। ये देखिए कंपनियां क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज जो होती है, न्यू एज कंपनियां, ये इश्यू साइज बड़ा बड़ा लेके आते हैं, वैल्यूएशन जितनी होती नहीं उससे ज़्यादा मांग लेते हैं। अभी आप रिसेंटली एग्जाम्पल देख सकते हैं, बीसीसीएल कितनी बड़ी कंपनी है, 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू, इसका 2500 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू। ये 2000 करोड़ का इशू साइज लेके आए हैं, वो 1071 करोड़ रुपए के आसपास का इशू साइज लेके आए थे। तो देखिए कितना फ़र्क है। अब ये नई कंपनियां क्या है कि वैल्यूएशन ज़्यादा मांगती है, भरता कौन है, रिटेलर भरते हैं पैसे। नुकसान तो ओवरऑल रिटेलर को ही है। मंजूरी मुझे नहीं पता कि कैसे देते हैं, कैसे मिलती है, ये सब क्या मामला चलता है समझ नहीं आता मुझे। काफ़ी लोग अभी इसके बीच बचाव के लिए एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे, ये है वो है ऐसा है, आप समझते नहीं हो वो है, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही होते हैं, इसीलिए उनको कुछ लगता नहीं। वो मतलब इनकी तरकदारी करने आते हैं कंपनीज की। और इसके अंदर फ्रेश इशू 1000 करोड़ रुपए का, 423 करोड़ रुपये अपने जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, जो अपना नेटवर्क है इसका पिन कोड्स पर 14,700 उनको डेवलप करने में। 138 करोड़ रुपए अपना कोई लीज पेमेंट वगैरह देने के अंदर काम में लेने वाले, जैसे इसके टच पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं उसके अंदर। 88 करोड़ अपने ब्रांडिंग मार्केटिंग के अंदर खर्च करने वाले हैं। डेट पेमेंट कोई नहीं कर रहा है, ये गलत बात लगी मुझे, डेट रीपेमेंट होना चाहिए था, अभी छोटे स्तर पर है, तो ये चीज़ें क्लियर करते हुए चले, ताकि क्या भी देखिए 2025 में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, तो
आने वाले टाइम में भी ये जो डेट बर्डन कम हो जाए, ब्याज का जो पैसा बढ़ना ये कम हो जाए, तो आगे आने वाले टाइम में फ़ायदा ही है। तो ये चीज़ इनको क्लियर करके चलनी चाहिए थी। ये चलते नहीं, ये क्या करते हैं, बस यही है, आज आयो रिटेलर्स अपना पैसा लगाया है, रिटेलर से पैसा ले लो, मजे करो, यही करते हैं सब। OFS है 907 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर प्रमोटर्स की पहले हिस्सेदारी 19% की, बाद में रह जाएगी 16.71% की, और मार्केट कैप इसका बनेगा 7,168 करोड़ रुपए का। मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। अगर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करती है तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बात है। तो रिटेल पोर्शन इसके अंदर 10% का रहेगा, क्योंकि कंपनी पिछले 2 सालों में लॉस के अंदर है। तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि मैं आपके सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैस पैरामीटर्स, सिर्फ रिस्क मापने के लिए देखते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी डिसीजन आपको खुद को बनाना होता है। जीएमपी अभी 5 से 8% के बीच में चल रही है। हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि हम 20% हो तो देखते हैं, 10% हो तो आधा पॉइंट देते हैं, 20% के अंदर 1 पॉइंट, तो 10% से भी कम है तो 0 पॉइंट में देना चाहूँगा। 20 वैल्यूएशंस अगर देखें तो अभी के हिसाब से तो वैल्यूएशंस महंगी है, तो 0 पॉइंट मिल जाता है वैल्यूएशंस के अंदर। बाकी एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, एंकर लिस्ट अच्छी आने की उम्मीद है, जिसके अंदर आधे से 1 पॉइंट मिल जाएगा आराम से। देखिए अभी जीएमपी वगैरह आती है तो सब्सक्रिप्शन उस पर ही डिपेंड करेगा ज़्यादा। बट अमांगी मीडिया लैब्स में क्या हुआ कि आखिरी दिन QIBs ने ज़्यादा सब्सक्राइब किया, इस कारण क्या है कि सब्सक्रिप्शन थोड़े से अच्छे आ गए। तो ये चीज़ है, अगर QIBs वगैरह भी सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल सकता है। बाकी अभी के लिए जो पैरामीटर्स है वो थोड़े रिस्की नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसने कम टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है, मतलब 2015 के आसपास ही लॉन्च हुई है, उसके बाद इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, ये अच्छी बात लगी मुझे। रेवेन्यू के अंदर भी इसकी अच्छी ग्रोथ है। बाकी इसी साल प्रॉफिट के अंदर आई है, डेट कंट्रोल के अंदर है, बाकी नेटवर्थ रिजर्व वगैरह उसके अंदर ग्रोथ है। बाकी सारे फैक्टर्स खराब नहीं है, फाइनेंशियल्स के अंदर थोड़ी ठीक है, बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है। बाकी ये कि इनके पास खुद की सारी चीज़ें नहीं है, अदर जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ये अपना काम करती है। ये भी अच्छी बात है कि भाई ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए 2024 तक तो ये कंपनी लॉस के अंदर थी, ये बड़ा नेगेटिव है। आईपीओ आने से जस्ट पहले थोड़ा इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया, तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगता है। अभी 2-3 साल और देने चाहिए थे, या 2-3 साल बाद आईपीओ लेके आ जाते लगातार प्रॉफिट दिखा के। और आईपीओ से डेट पे नहीं कर रही, ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। वैल्यूएशंस महंगी है, ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल जो जिस इसने अपनी ग्रोथ दिखाई है सेक्टर वाइज देखें, ई कॉमर्स को अभी ज़्यादा सर्विसेज देती है, उस हिसाब से सेक्टर वगैरह तो ठीक है। बट अभी देखिए आने वाले 2-3 साल तक इसको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा लगातार, तो ये कंपनी अच्छी होगी, वरना रिस्की हो सकती है बहुत ज़्यादा। और अदर जो कंपनीज हैं जैसे डेलीवेरी है, तो उसका आईपीओ आया था 2022 के अंदर, 487 रुपये के अंदर अलॉट हुआ था। अभी इसका भाव चल रहा है 400 रुपये के आसपास। 708 इसने हाई बनाया था, 236 इसने लो बनाया था, ठीक है। तो अभी जितना इसका इश्यू प्राइस उससे भी नीचे इसका भाव चल रहा है, मतलब लॉस ही ओवरऑल। तो क्या फ़ायदा कमाया, मतलब ये सेक्टर के अंदर कोई खास मतलब रिस्पॉन्स है नहीं। हालांकि डिलीवरी इस साल ही प्रॉफिट के अंदर आया है, पिछले साल लॉस के अंदर था, तो ये भी कारण हो सकता है। फिर बात आती है ब्लू डार्ट की। ब्लू डार्ट काफ़ी पुराने समय से लिस्टेड है। ब्लू डार्ट ने हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह दिखाया है, और ब्लू डार्ट प्रॉफिट के अंदर है, और पिछले काफ़ी सालों से प्रॉफिट के अंदर है। इस साल थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है, बट प्रॉफिट के अंदर है। ओवरऑल ये सेक्टर थोड़ा मिला जुला सा लगा, क्योंकि एक कंपनी ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया, दूसरी कंपनी ज़्यादा पुरानी है इसलिए परफॉर्मेंस कर पाई। तो सेक्टर में थोड़ा हमें सोच समझ के एंटर करना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, एंकरलेस वगैरह कैसी आती है, मार्केट रिस्पॉन्स कैसा देता है, उसका भी हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। बाकी तो प्रॉफिट के अंदर आए 2-3 साल तक लगातार रहे तो थोड़ा रिस्क कम हो सकता है, ये चीज़ है। पर्सनली मेरी बात करें, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो देखिए अभी तक मुझे तो इसके अंदर कोई खास इंटरेस्ट नहीं आया है। हाँ देखेंगे, अगर आखिरी दिन कुछ रिस्पॉन्स आता है, एंकर लिस्ट वगैरह कैसी आती है, उस बेसिस पर आगे सोचेंगे कि भाई कितने लॉट अप्लाई करना है। अगर थोड़ा रिस्क लेना ही है तो अगर मान लो मैं 5-6 लॉट अप्लाई करता हूँ, तो 1 लॉट करना, 2 लॉट करना, वो बाद में सोचेंगे। मेरा ये क्राइटेरिया रहेगा, अभी मेरा ये इरादा रहेगा। जैसे BCCL कंपनी थी, उसके अंदर तो फिक्स था कि अप्लाई करना ही है। ऐसी ये कंपनी नज़र नहीं आ रही, इसमें थोड़ा रिस्क नज़र आ रहा है, ये चीज़ है। आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, नहीं हुए हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले, हमको भी पता चले कि आपकी हेल्प हो रही है नहीं हो रही है। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।